जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। पर लगता है आज किसी पर कोई बोझ नहीं है, कोई बोझ महसूस नहीं कर रहा है। फरवरी में आज 4 तारीख है, फिर से दाम बढ़ गए हैं। आज पेट्रोल के दाम 37 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम में क्यों लगी आग? और गैस यानी जी, डीजल डी, पेट्रोल पी से ही बढ़ेगी जी डी पी। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अहम घटक है मोदी सरकार के, राजीव रंजन। आरएसएस से जुड़े देश रतन निगम भी मेरे साथ हैं। विपक्षी खेमे से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री सिद्धार्थ जराबी मेरे साथ हैं, और बिजॉन मिश्रा, जिन्हें मैं प्यार से बिजॉन दा भी कहता हूं, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो राजीव रंजन, मेरा सवाल सीधा, ये आग लगी हुई है गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में, क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई क्या? देखिए, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं, इसलिए कि इस वर्ष 11 बार फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं और कहीं ना कहीं $55 प्रति बैरल के आसपास का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल का दर है वो लगातार बरकरार है। पहले जिस समय आपने सही जानकारी दी कि $110 प्रति बैरल के दर पर क्रूड ऑयल का जब दर था, तब ये सत्ता में आए, और आज जो स्थितियां हैं, निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दरों के मुकाबले हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसे देने पड़े हैं। कल जो पैसे लिए गए थे उस पर कई अवसरों पर हम लोग भी केंद्र सरकार के फैसले के साथ नहीं थे, लेकिन आज जो स्थितियां हैं, देश को जिस तरह से कोरोना संक्रमण के वजह से अर्थव्यवस्था को जिस तरह के आघात का शिकार होना पड़ा, देश को जिस तरीके का नुकसान हुआ, उसमें सेस के जरिए अगर राशि की उगाही का प्रयास किया गया या करों में कोई कटौती नहीं करने का अगर कोई निर्णय है, तो मुझे ऐसा लगता है अभी केंद्र सरकार की मजबूरियों नहीं, वो 1 फरवरी को आम बजट में थोड़ी बहुत ड्यूटीज घटाई गई, लेकिन वो 4 रुपए का डीजल पर कृषि सेस लगा दिया, 2.5 रुपए का पेट्रोल पर, ढाक के वही 3 पात। आपको, मुझको, राजीव रंजन वही पैसे देने पड़ेंगे पेट्रोल डीजल के लिए। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि पहले जो राशि वसूली गई उस समय जरूर उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया जाना चाहिए था, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, आज अर्थव्यवस्था के लिए एक मुश्किल दौर है। हम चाहे जितनी भी पीठ थपथपा लें, लेकिन कोरोना ने अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचाया है, और इसीलिए आज देश को संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार के साथ खड़ा होना होगा। अच्छा, तो अब संकट की घड़ी है, देश को खड़ा होना होगा, और पैसे बढ़ाएं तो हम पैसे दें, उफ ना करें, यही देशभक्ति है। लेकिन अगर यूपीए का काल था, उसमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, तो वो सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। मैं कुछ एक मिनट ये बयान सुनवाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे अंदाजा रहे कि भाई पहले क्या कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है। यूपीए सरकार कसाई खानों को सब्सिडी देती है और डीजल की कीमतों को बढ़ाती है। क्या यह कांग्रेस की दिशा है? यह प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे। स्मृति ईरानी, पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर वृद्धि, यूपीए लोगों की तकलीफों को नजरअंदाज करती है, सत्ता की हेकड़ी है, वो सत्ता की हेकड़ी थी। सुषमा स्वराज अब स्वर्गीय हो गई हैं, 2011 में ट्वीट करती हैं, पेट्रोल कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी, असंवेदनशील सरकार की तरफ से आम लोगों को एक और झटका। वो सरकार असंवेदनशील थी, सत्ता की हेकड़ी थी,
रुपए ने अपनी कीमत खोई और आज प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा खोई। ऐसे ऐसे बयान दिए जाते थे। आज देश हित में हम दाम बढ़े हुए दाम पर कोई सवाल ना करें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आपको सवाल खड़े करने का पूरा अधिकार है और मुझे ऐसा लगता है आपको सवाल उठाने भी चाहिए, लेकिन मैंने वो कहा है जो आज कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी के तौर पर अलग अलग स्रोतों से राशि का उपार्जन आज एक व्यवस्था भी है और इसे देश को समझना चाहिए, मेरा ये कहना है। लेकिन मैं नहीं, देश समझता है। मुझे ये बताइए, $28 पर बैरल भी आई ना कीमत कच्चे तेल की, $110 से। क्या 1/3 पेट्रोल के डीजल के दाम हो गए थे? तब किए होते तो देश आज समझ जाता कि आज हम मुश्किल में हैं तो ज्यादा दाम भी दे दे। तब भी दाम कम किए गए थे क्या राजीव रंजन? आप अगर आर्काइव में जाएंगे तो ऐसे कम से कम 3 से 4 अवसर हैं जब हम लोगों ने जो बात आप अभी कह रहे हैं, इस बात को हम लोगों ने उस समय सरकार में रहने के बाद भी कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है उसको कहीं ना कहीं उसका लाभ हिंदुस्तान के उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। उस समय जो दलीलें दी गई, आधारभूत संरचना में निवेश हुआ और वो तमाम चीजें, लेकिन उस समय हम लोगों का पक्ष ये था। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में देश खड़ा है, दोनों का जो फर्क है वो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। और इसमें कांग्रेस बनाम एनडीए का सवाल इसलिए नहीं है कि अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारें, मैं उनसे पूछूंगा, मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वैट पर आऊंगा। मैं अभी बता दूं, बिहार वासियों के लिए बुरी खबर आने वाली है, आप वैट बढ़ाने वाले हैं। मेरी अंदर की जानकारी है, बताइएगा पुख्ता जानकारी है या नहीं। वैट पर तो मैं आऊंगा, लेकिन एक सेकंड, देश रत्न निगम सत्ता में आने से पहले नारा बुलंद किया था बीजेपी ने, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये पेट्रोल की क्या हमारी पीठ थपथपा रही है ये पेट्रोल डीजल की कीमतें? देखिए, बहुत इसमें साफ कर दूं कुछ चीजें, तथ्यों की जानकारी बहुत जरूरी है। किसी वक्त सरकार बढ़ाया करती थी प्राइजेस, और अब जो कंपनीज हैं उनको इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कर दिया गया है। वो खुद डिसाइड करती हैं बाजार के मूल्यों के आधार पर। सरकार सिर्फ एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाती है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी मूल्य बढ़े हैं, क्योंकि कोरोना के वक्त में हुआ क्या था कि उनकी तेल की मांग नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया था, उसके जैसे जैसे मार्केट खुलनी शुरू हुई तो उन्होंने उसका जो उत्पादन है वो कम कर दिया, जो तेल उत्पादक देश थे, और उससे उन्होंने सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करना शुरू किया, जिसकी वजह से दाम बढ़ने शुरू हुए। और जो आज के हालात हैं, देखिए बजट की वजह से कोई दाम नहीं बढ़ रहा है, ये आप भी जानते हैं। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद पेट्रोल का और डीजल का दाम बढ़ जाएगा बजट के कारण। मतलब तो ये सरकार ने आसान किया कि दाम और नहीं बढ़ाए, जबकि रिकॉर्ड स्तर पर है। देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। कोरोना के वक्त में जो अर्थव्यवस्था की इतना बुरा हाल है, उस वक्त अगर नहीं बढ़ाए तो इसका आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा और देना चाहिए भी। कोरोना काल में बढ़ाया ना, कोरोना काल में क्यों नहीं बढ़ाया? 11 रुपए 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी ना उस वक्त, तब तो किसी ने उफ नहीं की। देखिए, मार्केट से जुड़ा हुआ है, सरकार नहीं बढ़ा रही आज की डेट में, ये ध्यान रखिए। नहीं, देश रत्न निगम, एक सेकंड के लिए इंटरवीन कर रहा हूं। देश रत्न निगम, सर आपकी इजाजत से 1 मिनट के लिए रिलेट कर दिया गया और कंपनियों को स्वतंत्र कर दिया गया प्राइस डिसाइड करने के लिए। नहीं, आप आधी जानकारी दे रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से। देखिए, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। मैं आपको आप ही से मुखातिब हूं देश रत्न निगम साहब। जब आप कहते हैं बाजार के हवाले, इसीलिए मैंने ये आंकड़े बताए कि जो कच्चे तेल की कीमत है, जो बेस प्राइस है, वो मैंने बताया यहां पर दर्शकों को 38% जो कीमत है पेट्रोल की, वो सरकारी खजाने, केंद्र के खजाने में जाती है। 61% केंद्र और राज्यों के मिलाकर जाती है। जो कीमत है वो तो 29 रुपए है ना बेस प्राइस। तो सरकार ने अपनी आमदनी तो सुनिश्चित कर रखी है ना, घटा दो। 11 बार बढ़ाई है एक्साइज ड्यूटी, घटाते क्यों नहीं? अरे सुन लीजिए, आप सिर्फ कच्चे तेल की बात कर रहे हैं, उसके बाद उसकी रिफाइनरी होती है, रिफाइनमेंट होता है, वो सारी कॉस्ट आपने नहीं जोड़ी। मैं सारी जोड़ के बता दूं आपको? नहीं, आप ना, मैं हर चीज रखता हूं देश रत्न निगम साहब। अब बता देता हूं बेस प्राइस। 1 मिनट, अब नहीं, क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मैं बता दूं। बेस प्राइस 29 रुपए 34 पैसे, यह कुल कीमत 86 रुपए 30 पैसे दिल्ली में जो पेट्रोल की है। 37 पैसे किराया, एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 98 पैसे,
डीलर कमीशन 3 रुपए 96 पैसे, वैट 19 रुपए 92 पैसे, कुल कीमत 86 रुपए 30 पैसे। रिपीट ना करें, दोहराए ना, मुझे जानकारी है इस बात की। हाँ, जिसको आप कच्चा तेल कह रहे हैं, उसके बाद जो उपभोक्ताओं के पास पहुंचता है वो रिफाइंड होके पहुंचता है, वो भी कॉस्ट इसमें आती है। जो कच्चे तेल सीधे नहीं दे दिया जाता, कच्चा तेल एकदम थक्का जैसा होता है, उसके बाद उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, रिफाइनमेंट कॉस्ट आती है, उसके बाद ये एक्साइज आप जिस बेस पे लगा रहे हैं उस पे सरकार कच्चे तेल पे लगाती है, जो कॉस्ट में आता है वो रिफाइनमेंट कॉस्ट भी जुड़ के आता है। तो 38% केंद्र सरकार के वक्त में और 23% राज्य सरकार कमा लेती है, वो अपनी कमाई कम नहीं करेंगी, वो जायज है। जो 100 रुपए खर्च होते हैं आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पहले 10 रुपए खर्च होते थे। और इसमें जो सरकार, केंद्र सरकार के पास जाता है उसमें से भी 40% स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है। पेट्रोल और टोबैको वगैरह ये सारे आपके जीएसटी में नहीं आते हैं। तो ये देखिए यूनैनिमस डिसीजंस होते हैं बहुत सारे, और इस तरह की जो चीजें हैं, अगर आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं जनता पे, कृषि क्षेत्र में आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, सब पे कर रहे हैं, और बजट में फिर भी नहीं बढ़ाया है, तो मेरे ख्याल से काबिले तारीफ है। तो सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सांसद हैं राज्यसभा में, वो कहते हैं राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपए, सीता के नेपाल में 53 रुपए और रावण की लंका में पेट्रोल 51 रुपए। 53 और 51, हमारे यहाँ 93। मुंबई का दाम बता रहे हैं वो। वहां कोरोना नहीं है, वहां संकट नहीं है, वहां बोझ नहीं है। हालात अलग होते हैं, भारत के आर्थिक हालात अलग हैं, वो छोटे छोटे देश हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट इतना बड़ा नहीं है कि वो उतने पैसे वो खर्च कर पाए। तो वो छोटे छोटे देशों से आप भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का जो आर्थिक हालात हैं उनकी आप तुलना नहीं कर सकते। आपको हमारे हिसाब से सोचना पड़ेगा, आप नेपाल और श्रीलंका से हमको नहीं तुलना कर सकते आप। तो बदनसीबी के दौर से गुजर रहे हैं अभी। नहीं, देखिए बदनसीबी क्या है कि हालात ऐसे हो गए हैं आजकल कि उनको, आपको किसानों का भी ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है। मैं मानता हूं अगर सरकार के बस में होता तो जरूर कम कर देती, लेकिन आजकल बाजार से जो जुड़ा हुआ है, जो कांग्रेस तो मतलब चुनाव से पहले कह दो कि 35 रुपए आ जाएगा पेट्रोल का दाम, तो अच्छा है, तालियां बजती हैं, वोट मिल जाता है। उसके बाद सत्ता में आने के बाद फिर वो भूल जाते हैं कि हमने कभी ये वादा या ये इशारा भी किया था। देखिए राजनीति के पैरामीटर्स अलग होते हैं, और वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं तो उनको जनता हिसाब किताब हर 5 साल में देना पड़ता है। तो वो जनता के पास फिर वापस जाएंगे, वो बताएंगे कि हमने अगर आपसे 10 रुपए लिए हैं तो इतने खर्च किए हैं आपके ऊपर। तो वो जनता के सामने अपनी अकाउंटेबिलिटी और कर्तव्य बोध के लेके सामने जाएंगे, तो वो बताएंगे और जनता उस पर विचार करेगी कि आपने झूठ बोला या सच बोला, या कितने रुपए खर्च किए। किसानों को 6000 रुपए मिल रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? तो मतलब वही, मतलब मैंने यही सवाल भी बनाया है, गैस यानी कि जी, डीजल यानी कि डी, पेट्रोल यानी कि पी से ही बढ़ेगी जीडीपी। तो सरकार अगर दिक्कत में है आलोक शर्मा, तो वो पेट्रोल से कमाई करेगी। सरकार का खजाना खाली है, सरकार साफ कर रही है ये बात। देखिए मुझे लगता है संदीप भाई, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 और संदीप भाई को पर्सनली मैं बधाई देना चाहूंगा कि आज आपने कम से कम मोदी जी की कोई एक बाइट तो चलाई, वरना मीडिया के अंदर हिम्मत नहीं है कि मोदी जी की बाइट पुरानी चला दें। खैर अब विषय पर आते हैं। हमारे समय पे 12 सिलेंडर सब्सिडाइज थे, वो 6 हुआ तो बीजेपी ने तहलका मचा दिया था, आज 0 है। देर रतन साहब ने कहा कि बजट में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे महंगाई बढ़ेगी या पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ेंगे। मैं बता देना चाहता हूं 68,000 करोड़ की सब्सिडी इस बजट में समाप्त कर दी गई है। बार बार ये लोग कहते हैं, राजीव भाई भी कह रहे थे, देश रतन जी भी, कि एग्रीकल्चर पे बढ़ गया, एग्रीकल्चर का बजट भी घट गया है इस बार, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का बजट भी घट गया। नहीं, एग्रीकल्चर का बजट घटा नहीं है कि भाई अगर 3000 करोड़, लगभग 2% एग्रीकल्चर का कृषि के लिए मद बढ़ाई गई है। वो 1,48,000 करोड़, पिछले साल 1,45,000 करोड़। एक मिनट संदीप भाई अगर परसेंटेज वाइज देखें तो घटाई है, जितना हर साल बढ़ता था। हाँ, पिछली बार मैं इसलिए क्लैरिफाई कर दूं, करोड़ का एक्यूरेट फिगर्स दीजिए मेरे शो पर। थोड़ा सा मार्जिनली, एक मिनट एग्जैक्टली दे रहा हूं संदीप भाई, थोड़ा सा बढ़ा है, 25,000 करोड़ के करीब का बजट बढ़ा है। एक साल के बाद अगर जीडीपी की परसेंटेज देखें तो बहुत ज्यादा फर्क आता है। दूसरी चीज, अब इनसे पूछिए कि पिछले जब से कोरोना चला है 27 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, 11 बार एक्साइज ड्यूटी आपने बताया कि बढ़ी है। वो एक्साइज ड्यूटी मार्केट ने या कंपनियों ने तो नहीं बढ़ाई है, ये तो सरकार ने ही बढ़ाई है।
जीएसटी से पेट्रोल डीजल को बाहर रखने का फैसला किसका था? केंद्र सरकार का था, कांग्रेस का तो नहीं था। आप रखना चाहते तो वापस ले सकते थे। और जीएसटी से बाहर रखना और एक्साइज का जो पैसा है उसका कोई हिस्सा राज्यों को नहीं मिलता। ये गलत, आपने देश रतन भाई अभी बात गलत कही। आज अगर जो चीजें सेंट्रल पूल में जाता है पैसा, सेस का पैसा नहीं जाता है राज्यों को। वैट तो लेते हैं ना राज्य, वैट पर आ जाएं। आप केंद्र सरकार की गलतियां निकाल रहे हैं। आलोक शर्मा, आपकी सरकार है ना पंजाब में, है कि नहीं? संदीप भाई मैं पूरी बात कर लूं, और मेरे से तीखा सवाल पूछिएगा। चलिए, मोदी साहब ने कहा था कि साहब कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी, कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी। अरे भाई कब तक कड़वी दवाई, और कड़वी दवाई के नाम पर भैंस के इंजेक्शन आप पेलते रहेंगे? आरबीआई खाली कर दिया, बैंक्स की हालत खराब है। ये कह रहे हैं साहब केवल कोरोना जिम्मेदार है। आप बताइए, पिछले साल का जीडीपी ग्रोथ रेट 4% था, जो पिछले 11 साल में लोएस्ट था। क्या पिछले साल कोरोना था? आप मुझे बताइए कि बेरोजगारी पिछले साल अगर की तुलना में करें, सीएमआई के आंकड़े देख लें तो 50 साल में बेरोजगारी दर अभी मुद्दे पर रहते हैं ना, अभी मुद्दे पर रहते हैं। पिछले साल तक कितने उद्योग बंद किए? एक मिनट आलोक शर्मा, केवल ये कह रहा हूं, बार बार रहते हैं। कोरोना का आवरण, कोरोना का जो ये ओढ़ लेते हैं ना कंबल, ठीक है। मुझे लगता है जो कोरोना का बार बार ये लोग कंबल ओढ़ लेते हैं, वो कंबल ठीक नहीं है। आलोक शर्मा, अब मुझे ये बताइए, पंजाब में आपकी सरकार है ना, अब रुकिए आलोक शर्मा, पंजाब में पेट्रोल पर 35.12% वैट, 16.74% डीजल पर वैट। महाराष्ट्र, जिसमें मुंबई, थाने, नवी मुंबई अलग अलग रेट हैं। महाराष्ट्र, मुंबई, थाने, नवी मुंबई के इलाके में 39.12% पेट्रोल पर, जहां पर 93 रुपए कीमत है, 24.78% डीजल पर। बाकी महाराष्ट्र में 38.11% और 21.89%। राजस्थान में 30.8% पेट्रोल पर वैट, डीजल पर 24.09%। आप वैट घटा दीजिए ना। स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जब मुख्यमंत्री थे, संदीप भाई मुख्यमंत्री थे ना गोवा के, जीरो वैट कर दिया था। आप कर दीजिए ना वैट कम, आप भी दिखाइए ना वो मादा, दिखाइए तब केंद्र को की आलोचना कीजिए। लगता है एक मिनट, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, आज भी अगर वैट का कंपैरिजन करेंगे तो बीजेपी राज्यों से हमारी सरकारों का वैट ज्यादा कम है। और राजस्थान ने अभी 2% घटाया है पिछले हफ्ते ही। सबसे ज्यादा वैट महाराष्ट्र में है, जहां पर आपकी सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैट है। महाराष्ट्र में वैट, एक मिनट सर, संदीप भाई, महाराष्ट्र में वैट कौन सी सरकार लगा कर गई थी, जरा समझ लीजिए। तो आपकी सरकार है, घटा दीजिए। कर देंगे जीएसटी का। एक मिनट संदीप भाई, संदीप भाई, आज वहां कोएलिशन गवर्नमेंट है, हमारे अकेले के फैसला हम अकेले नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज, आप ना, अभी रुक जाइए, वहां पर चलिए, कोएलिशन गवर्नमेंट है। पंजाब में 35.12, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैट पेट्रोल पर, वहां तो अकेली सरकार है। मैं उत्तर देता हूं। मैं उत्तर देता हूं, बिल्कुल मैं वैट घटवा दूंगा। जितना पंजाब सरकार का जीएसटी का पैसा बकाया है, अगले 1 महीने 2 महीने में, बीजेपी के प्रवक्ता यहां नहीं है, जरूर उनसे पूछते, राज्यों का जीएसटी का पैसा दे दीजिए वैट घटाने के लिए। आप कहिए ना, राज्यों को क्या अपने सरकारों को तनख्वाह नहीं देनी है क्या? क्या राज्यों को फसल नहीं खरीदनी है क्या? क्या राज्यों के खर्चे तो यही मजबूरी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार को भी आधारभूत ढांचे में निवेश करना है, पैसे लगाने हैं। ऐसा नहीं है, नहीं, हम तो पूछ रहे हैं ना, कहां लगे पैसे? वो 20 लाख करोड़ रुपए आया, वो कहां गया? बजट तो बराबर का बराबर है, तमाम चीजों पर घट गया। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर में एनएचआई के सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 2,36,000 करोड़ आरबीआई से आया, वो कहां चला गया? किसी को, सरकार को पता ही नहीं चल रहा। और इसका कारण है, आपने जो टॉपिक लिया है न्यूज 24 ने, कि इसका कारण क्या है? इसका कारण है सबसे बड़ा नोटबंदी। उस टाइम से देखिए कि नोटबंदी के बाद, नहीं, अभी मैं अतीत में नहीं जा रहा हूं। अभी देखिए, इकोनॉमिक्स का पार्ट थोड़ा चल रहा है। 1 मिनट आलोक, यहां पर अनुराग भदौरिया, सरकार में होते हो आप लोगों की बोली कुछ और होती है, विपक्ष में आने के बाद बोली कुछ और हो जाती है। सरकार में आते ही खजाना कैसे भरा जाए, ये प्राथमिकता हो जाती है, वो कोई भी राजनीतिक दल हो। कड़वी बात कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपके चैनल पे जो ये डीजल पेट्रोल की बात हो रही है, ये समाज का असली मुद्दा है, जिसको आपने उठाया है। और तय है कि जब ऐसे उठाओगे तो देश सुन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनको तो जाति धर्म की राजनीति आप करते,
थोड़ी ऐसी बातें करते कि कहां पे क्या जाति धर्म का हुआ है, उसके नाम पे चलेंगे डिबेट करने के लिए, लेकिन जब देश के असली मुद्दों पे बात होगी तो नहीं आएंगे। यही आपने सुनाई बाइट, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता 2014 में और चुनाव के पहले क्या हल्ला मचाते थे आपको पता होगा कि जब रुपया पतला होता है तो क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से पेट्रोल डीजल के लिए सिलेंडर लेके यहां स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह जी घुमा करते थे रोड पे, मुझे अच्छी तरह याद है। आज क्या उनको हिंदुस्तान की चिंता नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों की चिंता नहीं है? जिस तरह से डीजल पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, इन्होंने एक कोरोना का कवच कुंडल ओढ़ लेते हैं कि कोरोना की वजह से ऐसा हो गया। अरे भैया, कोरोना की वजह से क्या? कोरोना ने भी बोल दिया कि आप किसान का बिल ऐसा पास कर दो जिससे किसान आके रोड पे बैठ जाए और 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो जाए। ऐसा तो नहीं बोला। कोरोना के हम कहते कोरोना तो अभी आया था, इसके पहले जब कोरोना नहीं था तब क्या था? तब जीडीपी की हालत क्या थी? डीजल पेट्रोल की हालत क्या थी? और एक प्रवक्ता कह रहे थे अब तो कंपनी की ताकत होती है, कंपनी के पास इसका डिसीजन करने का फैसला होता है। माना मैंने कांग्रेस ने वो गलती की थी, तो आपने क्यों नहीं खत्म कर दिया? आप तो हिंदुस्तान की बात लेके आए थे ना, हम आएंगे नया हिंदुस्तान बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे। बाजार के हवाले है, इसमें केंद्र का, तो नए सरकार का कोई दखल नहीं है। कंट्रोल कंपनी बाजार तय करता है कीमतें क्या है। वापस आपने क्यों नहीं वापस लिया? नहीं, वो कह रहे हैं कि बाजार तो सरकार दखल, अरे तो सर दखल, हम कहते हैं सरकार दखल करे ना, कंपनियों पे दखल करे ना। अगर नहीं कंपनी पे दखल करे, कंपनी से हमें पता है कि कैसे तय होता है, कैसे कंपनियां तय करती हैं। तो मैं पूछता हूं कि सरकार क्यों नहीं लॉ लाती है, क्यों नहीं पास करती? जो कांग्रेस करके गई, जो ताकत देके गई थी कंपनियों को, ताकत क्यों नहीं वापस लेती है? एक बात। दूसरी बात, जब इंटरनेशनल मार्केट में जब इसके पेट्रोल की, कच्चे तेल की कीमत कम होती है तो हमारे देश में बढ़ क्यों रही है? अच्छा चलो बढ़ भी रही है तो आप इस पे और इस पे बैट लगातार, जो बीजेपी की सरकार है, जहां बीजेपी केंद्र में, राज्य में सरकार लगातार बढ़ाती चली जा रही है। एक नहीं सर, बीजेपी की बात नहीं है ना, वो कांग्रेस की हो, वो ना इसके लिए हम कुछ देखिए, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं, ना कांग्रेस की, वाईएसआर की सरकार है। 35.77% है वहां पर, 35.77%। तो मैं कहता हूं एक्साइज कम कर, अरे तो सर एक्साइज खत्म कर देना सरकार। नहीं तो कोई राज्य सरकार करके दिखाए ना, राज्य सरकार वैट कम कर ले। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सत्ता में बोली कुछ और हो जाती है, विपक्ष में आकर बोली कुछ और हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को मैं इसीलिए, सुनिए, नहीं, मैं एक चीज बताऊं, अब बड़ा अजीब सा माहौल इस देश का हो गया। कमाल है सरकार का। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सुविधा अनुसार चलती है। जहां जो सुविधा इसको नजर आती है, अपने हिसाब से नैरेटिव बदलती रहती है। जब डीजल पेट्रोल की कीमत ज्यादा हो गई तो कहेंगे कि हम क्या करें, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी हालत खराब है, लोग की पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी टूट चुकी है। तो भैया जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी टूट चुकी है तो आप हमारे देश के अंदर में कैसा माहौल पैदा क्यों नहीं करते कि हमारा देश अच्छा बने, एक ऐसा देश बने जो लोग इसकी तुलना करें। नहीं देखिए, इंडिया में देखिए, हिंदुस्तान में देखिए, कोरोना भी आया, सब कुछ आया, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ाई। जब अर्थव्यवस्था हमारी टूटी चुकी है, टूट जाए तो आपकी लीडरशिप का क्या फायदा हुआ? मुझे इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में वो ताकत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वो ताकत नहीं है कि मुसीबत के समय में हिंदुस्तान को आगे लेके। अब थोड़ा राजनीतिक कमेंट हो गए। अब सिद्धार्थ जरा भी स्क्रीन पर, और बिजौंदा अब आपकी बारी आएगी सिद्धार्थ के बाद। सिद्धार्थ, राजनीतिक बयानबाजी तो हो गई, सवाल मेरा बिल्कुल सीधा है। संकट काल, संक्रमण काल है, यह सरकार की मजबूरी है कि वो तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रही है, नहीं घटा रही है, या वो घटा तो सकती है लेकिन अभी वो घटाना नहीं चाह रही है, खजाना खाली है? संदीप, मैं पूरी ये बहस काफी ध्यान से सुन रहा था और मैं संक्षेप में आपके प्रश्न का और बाकी मुद्दों का एक हेडलाइन में उत्तर दूंगा। आपने जीडीपी की बात की है आज शो में, मैं जीएसटी की करूंगा और मैं ये कहूंगा कि जो केंद्र और राज्य सरकारों का दोनों का पेट्रोलियम को लेके एक प्रकार से रवैया रहा है, टैक्सेशन को लेके, इसके कारण यह स्थिति है कि लगभग 60% एवरेज पे हमारे यहां 1 लीटर फ्यूल की प्राइसेस जो हैं वो अलग टैक्सेस के प्रकार में दी जाती है। ये केवल सेंटर का विषय नहीं है, ये स्टेट्स एंड सेंटर का विषय है। आपने इसको अपने शो में कई बारी बोला है। अब 2 तथ्य और। सबसे पहला, डीरेगुलेशन, यानी ऑयल कंपनीज डिसाइड करती हैं प्राइसिंग, ये भी बेसिकली वन वे स्ट्रीट है। ऑयल कंपनीज प्राइसिंग पास ऑन करती हैं जब तेल का दाम बढ़ता है,
वो कंज्यूमर को पास ऑन करती हैं। बट 2010 में जब यूपीए शासनकाल में पहली बारी पेट्रोलियम को डीरेगुलेट किया गया और 2014 अक्टूबर में जब डीजल को डीरेगुलेट किया गया, तो दो अलग सरकारें थीं, दोनों ने डीरेगुलेशन की, परंतु ऑयल कंपनीज ने गिरते हुए क्रूड का बेनिफिट कभी नहीं पास ऑन किया है कंज्यूमर्स को। इक्का दुक्का 10, 15, 20, 25 पैसा, 1-1.5 रुपया, बट कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है। दूसरा पक्ष समझिए। सो ये हमें बड़ा अच्छी तरीके समझना चाहिए कि इंडिया किसी भी बड़ी इकोनॉमी में से वाहिद एक देश है जहां पे उसकी रिटेल कंपनीज जो सारी लगभग सरकारी ओन्ड हैं, केंद्र की ओनरशिप में है, राष्ट्रपति उनके अल्टीमेट ओनर हैं, उन्होंने लगातार गिरते क्रूड का फायदा पूरी तरीके से पास ऑन नहीं किया है, चढ़ते क्रूड का पूरा बोझ कंज्यूमर पे डाला। ये तेल के दाम गिरे, कच्चे तेल के दाम गिरे, $28 तक भी आया। मैं गलत पूछ रहा हूं क्या सवाल सिद्धार्थ जरा भी? हमें फायदा मिला क्या? नहीं मिला फायदा। और $2-4 बढ़ जाए जी, अरे देखिए दाम बढ़ने लगे, अरे घटने की भी तो कोई बात करेगा। संदीप, इसलिए दो मिनट और लूंगा मैं। दूसरा बड़ा तथ्य, मैंने आपको एक शब्द जीएसटी का बोला और वो मैं अभी आपको बताता हूं क्यों जीएसटी आवश्यक है। दूसरा जो हमें बहुत बड़ा तथ्य समझना पड़ेगा, जब 2017 से डेली प्राइस रिवीजन अलाउ किया गया, मैं आपको यह कह रहा हूं और एक पत्रकार के नाते जिसने इस सब्जेक्ट को कई वर्षों तक रिपोर्ट किया है, मैं डेली प्राइस रिवीजन के सरासर अगेंस्ट हूं। कारण इसका बड़ा सिंपल है। जो तेल खरीद के रिफाइन किया जाता है और आपकी मेरी गाड़ी में उसकी टैंकी में जाता है, स्कूटर में, बंडी में जाता है, वो तेल रोज नहीं खरीदती है कंपनी जी। तो ये डेली प्राइस रिवीजन एक बोझ है। ये केवल हमने कॉपी किया अमेरिका को और यूरोप को, पर हमने ये नहीं देखा कि अमेरिका में 20% ही टैक्स लगता है फ्यूल पे, जर्मनी में 65% लगता है, इंडिया में लगभग 135% टैक्स लगता है फ्यूल्स पे। सो ये डेली प्राइस रिवीजन हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो कि आपको यह समझना पड़ेगा 99% या 98% देश में जो रोज पेट्रोल डीजल बिकता है, यह सरकारी कंपनियों द्वारा बेचा जाता है। निजी क्षेत्र का जो कंपटीशन है उसको लगातार 30 वर्षों से निजी क्षेत्र के कंपटीशन को सरकार ने दबाया है। टेलीकॉम में प्राइस इसलिए गिरा क्योंकि हमने निजी कंपटीशन को अलाउ किया। पेट्रोलियम में हमने उसको नहीं किया है। हम हर सरकार की बपौती बना हुआ है तेल का ये खेल, ये सरकार के हाथ में है। चाहे तो गलत कह रहा हूं मैं, ये आखिरी पॉइंट, मुझे बताइए कि दारू और तेल ये दो चीज जीएसटी से बाहर क्यों है? जीएसटी हर चीज में है और आज हम जानते हैं कि जीएसटी किसी भी आइटम को नहीं छोड़ रहा है, अच्छी बात है, परंतु पेट्रोलियम और शराब में ऐसा क्या विशेष कि उसको जीएसटी में नहीं ला पा रहे हैं इतने साल के बाद? क्यों जीएसटी काउंसिल, जो एक फेडरल बॉडी है जहां पे केंद्र के वित्त मंत्री की शायद उतनी ही आवाज है, एक वीटो है जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है आज तक जीएसटी काउंसिल की प्रोसीडिंग्स में, क्यों नहीं सारे जो ऑपोजिशन के वित्त मंत्री हैं वो ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि पेट्रोलियम को जीएसटी में लाया जाए? क्योंकि पैसे हैं, यहां से पैसा कमाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जब विपक्ष में होंगे, सत्ता में आने के बाद हमारी जेब पर डाका मारते हैं। अब बिजौंदा, आप मुस्कुरा रहे थे लगातार और मेरा हर बार मन कर रहा था कि बिजौंदा इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मैं पूछूं बिजौंदा मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये पीड़ा है, ये संदीप भाई, वो एक गाना है ना, 1 मिनट रुकिए ना, तुम जो इतना मुस्कुरा